CSA यूनिवर्सिटी। इसका सेशन है 2023 से 2025। इसके अलावा हमारे पास है नुसरत उरूज, जो कि PhD मैथमेटिक्स कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया से। और इसके अलावा थोड़ा लेट हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल माजिद, जो कि MS फिशरी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया से। थैंक यू सो मच आप सब स्पीकर्स का। आज की सेशन में हम डिटेल के साथ जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग अपना थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे कि किस तरह आपको मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चला और ये जर्नी आपकी ओवरऑल अभी तक कैसे रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान ख़ान है और मैं मलेशिया में एडवांस मटेरियल की डिग्री कर रहा हूँ, मास्टर विद मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। I got this opportunity in 2022 with the help of some seniors and guidance from some seniors. तो उसके बारे में मुझे पता चला और फिर मैंने सुपरवाइज़र को अप्रोच किया। सुपरवाइज़र ने फिर मुझे एक्सेप्टेंस दी और फिर बाद में मैं एनरोल हो गया। And now alhamdulillah I'm pursuing my master in Malaysia and almost completing it soon. So it was a short introduction about me. Thank you, Mr. T, for the opportunity, and I hope the viewers will get benefit of this short webinar. Thank you so much. Now it's Nuzhat. Assalamu alaikum everyone. My name is Nuzhat Arooj and मैंने रिसेंटली ही पिछले साल 2024 में मई में MPhil कंप्लीट किया था। और उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे करना चाहती थी PhD। मेरा ये नहीं था कि किस कंट्री में हो, बस ये था कि या तो पाकिस्तान में हो या मलेशिया में या मुल्क से बाहर, लेकिन फुली फंडेड। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट सर्च फॉर द स्कॉलरशिप फ्रॉम यूट्यूब एंड स्पेशली फ्रॉम द चैनल मिस्टर T, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो स्कॉलरशिप सर्च किया था, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, और मैंने अप्लाई किया इस स्कॉलरशिप में सीनियर्स की गाइडेंस से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ट्राई में ही मतलब स्कॉलरशिप गेन कर लिया और 2025 में मैं यहाँ हूँ और PhD कंटिन्यू है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपकी एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे रही, क्योंकि जब बाहर स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है पाकिस्तान में, और यहाँ पर ओवरऑल जर्नी कैसी रही अभी तक। सुलेमान, पहले बता दीजिएगा तो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो हेलो। जी जी, आवाज़ अभी मेरी आ रही है आवाज़ आपको? जी जी, आप एक्सपीरियंस ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जी जी, ओवरऑल आप लोग का कैसा? ओके, सो माय एक्सपीरियंस इन मलेशिया हैज़ बीन अमेजिंग। और मैंने यहाँ आके मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर मी। मैं आपकी तरह सोशल भी हूँ और मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी किया। मैं ताइवान भी गया, नीदरलैंड भी किया, और यहाँ भी मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ों में हिस्सा लिया। एंड ऑलमोस्ट it's been a second year, but my experience so far has been amazing, और मैं काफ़ी जो है ना लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह it has been outstanding. नुज़हत, आपका? सर, मेरा ये सीन है कि मैं अभी मार्च में ही आई हूँ रिसेंटली, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एज आई सेड इट वाज माय फर्स्ट टाइम। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा डिफरेंट जैसे वेबिनार्स होते हैं डिफरेंट, और इसके अलावा सोसाइटीज़ वगैरह, इन सब में पार्टिसिपेट करना, तो इट्स गुड। थैंक यू सो मच। माजिद ने भी हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया से। माजिद, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप मुझसे मिलते जुलते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिएगा अभी तक। एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और हमारे सीनियर्स का, और स्पेसिफिकली आपका कि हमने इतनी अपॉर्चुनिटी दी हमको प्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया का एक्सपीरियंस ही बहुत ज़बरदस्त रहा है, और मेरे ख्याल में जिस तरह के हम अक्सर डिस्कस करते हैं, अगर मलेशिया को देखा जाए तो ये बहुत ही मल्टीकल्चरल कंट्री है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इट वाज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया। ओवरऑल अगर हम मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को देखें तो एक चीज़ ये होता है
कि इसमें कुछ चीज़ें कवर होती है, कुछ नहीं होती। तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे ओवरऑल कि स्टूडेंट्स को कौन-सी बातें ज़हन में रख के अगर ये अपॉर्च्युनिटी उनको मिल जाए तो वो कौन-सी बातें ज़हन में रख के आना चाहिए? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो मेरे ख़्याल में मास्टर्स के हिसाब से इट्स एन अमेजिंग स्कॉलरशिप. It covers almost everything for you, like your tuition fees fully covered, and also they provide a very good stipend, which is enough for staying in Malaysia and for studying. लेकिन अगर आप और ममालिक के स्कॉलरशिप्स की बात करें मास्टर्स के, स्पेसिफिकली चाइना जो कि काफ़ी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो आई विल से कि इट्स नॉट दैट मच गुड अकॉर्डिंग टू देम. बट स्टिल फिर अनदर फैक्टर आ जाता है कि मलेशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, चाइना की भी अच्छी है, लेकिन उनकी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल होता है. और मैं समझता हूँ अगर आपको मास्टर लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, तो इनको मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रही है. तो आई थिंक सो मलेशिया इज़ गुड एंड द स्कॉलरशिप ऑल इट इज़ रियली गुड स्कॉलरशिप. इट्स हाईली कम्पिटिटिव रिसेंटली, so you must have to be prepared for it. सुलेमान का अभी ऑलमोस्ट आई थिंक आपकी एंडिंग है, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो ओवरऑल आपका क्या बताएंगे स्टूडेंट्स को, क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चैलेंजेस स्टूडेंट्स पे इनिशियल स्टेज पे, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? बस माजिद ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया और मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो पाकिस्तान में अभी है और उनको ये लगता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, स्पेशली व्हेन दे थिंक अबाउट दिस CSC स्कॉलरशिप, द एरasmus स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप फ्रॉम फॉर एग्जांपल मैक्सेट फ्रॉम जापान एंड अदर कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स. मलेशिया ऑलवेज एज अ कंसिडर्ड एज अ गेटवे कि आप वहाँ जाए, वहाँ मास्टर करें और फिर आप जो है ना अपनी ड्रीम कंट्री जो भी है फिर आगे निकल जाए. सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट whether it's about funding, whether it's about the stipend, you don't have to look at that, because the Malaysian scholarship stipends that covers your expenses, your food, and the expenses for your rent. So if you are thinking about earning money and saving some money, I don't recommend Malaysian scholarship for you. But if you think that Malaysia is something where I can pursue my degree and then use it as a gateway, then I highly recommend this scholarship. So my opinion is, if you don't avail any other opportunity, Malaysia is the best choice for you. नुज़हत क्योंकि PhD स्टूडेंट्स है तो उसका क्या पर्सपेक्टिव अभी तक आप तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा हो जाता है ओवरऑल स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर वो इस अपॉर्चुनिटी इनको मिल भी जाए तो कौन सी बातें उनको जहन में रख के यहाँ पे आना चाहिए? सर मेरा तो ये है कि चूँकि अभी मेरा ऐसा न्यू जर्नी है तो ऑब्वियसली लेकिन ये चीज़ है, इसका जो प्लस पॉइंट है जो मेरे हिसाब से है वो ये कि एक तो PhD आप टाइम पे कर सकते हैं विदिन 3 इयर्स, ठीक है? और उसके अलावा जो बात है जो माइंड में रखनी चाहिए स्टूडेंट को आने से पहले, वो ये कि ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि यू हैव टू डू योर वर्क बाय योरसेल्फ. जो हम लोगों की एक फैमिली का जो सिस्टम होता है वो तो खैर हर मुल्क में यही होता है कि जब आप अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली नॉट फॉर मेल्स ओनली, फॉर फीमेल्स ओनली. लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आई थिंक सब मुल्कों में ही सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है. यू कैन जस्ट डू योर वर्क बाय योरसेल्फ और आपको हर काम खुद करना है, तो मेंटली बस इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें. शुरू में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ऑब्वियसली 2 to 3 मंथ्स, इवन मुझे भी अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को एक्सप्लोर करते-करते चीज़ों की समझ आना भी शुरू हो जाती है, लोगों से मिलना-जुलना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. बट शुरू में वाक़ई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि मुझे भी हुई है. तो आई थिंक यस. I'm sorry Okay, to thank you so much. cut you, but let me say one thing about Malaysia life is Nuzhat outline. Actually Malaysia मैं समझता हूँ कि specifically मुझको خلو कि वाइट ची बटेन ची खख्त उजी करना नागा आला बिया खख्त जुड़ी ची खट्टे उजी करना. नो मलेशिया को मैं समझता हूँ कि ये मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड है, और अगर आप मलेशिया में सर्वाइव कर लेते हैं स्कॉलरशिप पर और आप यहाँ पर अपनी डिग्री टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आप फिर दुनिया की हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं.
बहुत शुक्रिया। चूँकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी एप्लीकेशन के एंड प्रोसेस में हैं और बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कुछ को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, जिनको एक्सेप्टेंस मिल चुका है वो कंफ्यूज है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। और स्पेशली रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च एरिया के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे कंफ्यूजन है उनको। तो मैं आप लोगों को उसी सेक्शन के ऊपर लेके जाऊँगा और मैं आप लोगों की इनसाइट उस पर लेना चाहूँगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्रोच किया था और स्टूडेंट्स को आप किस तरह सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के जो है उसको कवर करें। तो ये मैं स्लाइड थोड़ा आगे लेके जाता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें ऑलरेडी कवर हैं, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसके तो उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों से वन बाय वन मैं आप लोगों की रिव्यू जानना चाहता हूँ कि जो एक्सेप्टेंस लेटर है इसका इस स्कॉलरशिप्स में कितना रोल है, स्पेशली सुपरवाइज़र से। और अगर सुपरवाइज़र जो है वो आपको कहें कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे रहा बट वो आपको सिर्फ ये कहें कि जो एक्सेप्टेंस मेरा नाम जो है वहाँ पर लिख के एप्लीकेशन में, तो क्या वो इनफ होगा? तो इस सुपरवाइज़र की रोल क्या है इस स्कॉलरशिप्स में, और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी तक सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस नहीं मिली है क्या उनको एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए? मैं इसके बारे में वन बाय वन आप लोगों से चाहूँगा। पहले मैं सुलेमान से शुरू करना चाहता हूँ। सुलेमान, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आते हैं इससे रिलेटेड, और कि एक्सेप्टेंस का क्या रोल है और एक्सेप्टेंस हमें ले या even some students are literally dying for acceptance and they are saying that we don't have much time और हमारे पास अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं. Let me make it very clear. There is no such things as acceptance for Malaysian International Scholarship के supervisor आपको acceptance दें. Supervisor का कोई रोल नहीं है. The only panel that decide your scholarship is from the Ministry of Higher Education. वो आपके रिसर्च प्रपोजल को देख के आपको स्कॉलरशिप देते हैं. वो आपको ये नहीं कहते कि आपके पास कोई एक्सेप्टेंस मौजूद है, आपको सुपरवाइजर ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है या नहीं दिया है. If you get offer letter, not acceptance from any university, that increases some chances for you, but not 100%. अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर आपके पास सुपरवाइजर का नाम नहीं है, अगर आपके पास क्लू भी नहीं है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, still you can avail this opportunity and still you can get the Malaysian International Scholarship. The right thing for you to do is to go to your MIS portal that we'll be discussing in this session. आप उधर जाए, वहाँ पे अपना प्रपोजल लिख के सुपरवाइजर का नाम अगर आपने डाल दिया, दैट इज़ ओके. सुपरवाइजर का नाम अगर आपने नहीं डाला, दैट इज स्टिल ओके. एंड देन if you get selected for the interview, they only ask questions in the research proposal. They will not ask that have you availed any position कि आपने किसी सुपरवाइजर से बात की है या नहीं है. So that is something I appreciate students कि आप एक्सेप्टेंस को ना देखें. मैं इंकरेज करता हूँ कि यार आप सीधा जाए, एप्लीकेशन जो है ना सीधा राइट अवे सबमिट करें एंड नो नीड फॉर एनी एक्सेप्टेंस. सॉरी, अब नुज़हत आप अपना व्यू दीजिएगा इसके हवाले से. सर सलमान ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है. ऐसा ही है कि एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. लेकिन इन माय ऑब्जर्वेशन लाइक MIS के अंडर 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है. अगर आप 25 यूनिवर्सिटीज़ में भी ईमेल करते हैं, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव टाइम, तो उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा. एटलीस्ट वो आपको ये ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं कि ये हमारा पोर्टल है, आप इस पर जाके अप्लाई कर दें, ठीक है, एडमिशन लेटर के लिए. तो हम उस ईमेल को भी एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने किया था. बिकॉज मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला था और मुझे 2 एक्सेप्टेंस मिले थे. लाइक लेटर नहीं मिले थे, लेकिन मुझे ये कहा गया था कि आप इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर दें. तो मैंने उनकी एक एप्लीकेशन बना के उसको मैं एक एक्सेप्टेंस लेटर भी अपलोड कर सकती थी, नो इशू. बट इट टोटली डिपेंड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल. ओके, इफ़ योर रिसर्च प्रपोजल इज़ रेलिवेंट टू द मलेशिया ऑल्सो, और अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं मलेशिया में उस पर प्रोजेक्ट पे काम हो भी रहा है पहले से, देन यू कैन डू इट. ओके, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रपोजल. बट येस, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस लेटर है, तो इसकी एक बर्थ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है. और जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, अगर उनको ये ईमेल मिली है, वो भी परेशान हो रहे हैं कि जी हमें तो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला और अब हम इसका क्या करें. तो आप उसकी एप्लीकेशन बना के भी अपलोड कर सकते हैं ऑफर लेटर की जगह पर. तो ये इस तरह से भी हो सकता है, नो इशू. अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग देन यू कैन अप्लाई. थैंक यू. माजिद, आप आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके हवाले से? माशाल्लाह हमारे दोनों मेंबर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्सेप्टेंस लेटर का रोल भी और ऑफर लेटर का रोल भी. लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर शेयर करना चाहूँगा, जिस तरह के सुलेमान ने आउटलाइन किया कि एक्सेप्टेंस लेटर की मलेशिया में कोई वैल्यू नहीं है और ना ही नेसेसरी है.
लेकिन इसी तरह मेरे साथ भी ना एक्सेप्टेंस लेटर था, ना कोई ऑफ़र लेटर था। इनफैक्ट मैंने बिल्कुल लास्ट डेट पर एमआईएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की थी। लेकिन फिर भी आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल हो और जो लेटर ऑफ इंटेंट है स्पेसिफ़िकली, अगर मैं उसकी बात करूँ जिसको मोटिवेशन के लेटर के तौर पर भी लिया जाता है, तो इन दोनों चीज़ों का मेन रोल है। मैं कहूँगा कि अभी रिसेंटली जितनी कंपटीशन बढ़ गई है, तो लास्ट ईयर ज़्यादातर लोगों के साथ ऑफ़र लेटर भी थे और एक्सेप्टेंस भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऑफ़र लेटर के साथ ही हमारे स्टूडेंट्स थे वो रह गए थे। और इस तरह लोग भी थे, इस तरह स्टूडेंट्स भी थे कि वो बगैर ऑफ़र लेटर, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन जितनी कंपटीशन बढ़ती है तो आपको इतनी ही ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए, अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, तो स्टूडेंट्स ने खुद ही ये एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं कि एक्सेप्टेंस दे। तो सिमिलरली मुझसे भी काफ़ी दफ़ा प्रोफेसर्स ने पूछा कि ये एमआईएस के लिए तो एक्सेप्टेंस वगैरह तो मलेशिया में इस तरह सच कुछ सीन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी स्टार्ट हो गया है, एक ट्रेंड है, जिस तरह चाइना में होता है कि आप पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी देखा जाए तो मे बी 5% रोल प्ले कर सकता है एक्सेप्टेंस लेटर। इसके अलावा कोई रोल नहीं है। अगर अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो ऑफ़र लेटर मेरे नज़र में वो तकरीबन 20% रोल प्ले करता है। और बाकी जो है रिसर्च प्रपोज़ल स्पेसिफ़िकली और लेटर ऑफ इंटेंट हो गया और आपकी सीजीपीए जिसकी भी क्राइटेरिया है एमआईएस के लिए, आई थिंक सो इट्स 3 और 3.5। तो मेरे ख़्याल में अगर आप अपनी एप्लीकेशन पर ज़्यादा फ़ोकस करें बजाय कि एक्सेप्टेंस लेटर के, तो वो बहुत अच्छा होगा। और बस बाकी तो सारा सब कुछ आउटलाइन हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया। हेलो। एक्चुअल में जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, उनको अभी तक जो है एक्सेप्टेंस लेटर मिला नहीं था। तो यही कन्फ्यूजन थी कि अभी तो फ्राइडे है, फिर वीकेंड है और मंडे को लास्ट डेट है। तो इस आप लोगों की इस ओपिनियन से ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेप्टेंस लेटर का इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर। थैंक यू सो मच। इससे तो ये कन्फ्यूजन तो ऑलरेडी क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है एप्लीकेशन का, इसके बारे में मैं आप लोगों का व्यू लेना चाहूँगा। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स में तो कन्फ्यूजन ये थी क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक क्वेरीज है कि पाकिस्तान लिस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी कॉमनवेल्थ के अंदर आता है। तो जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे आई थिंक उस वक्त भी ऐसा ही था। लेकिन मोस्टली जो कन्फ्यूजन सेक्शन है वो यही है जो आप लोगों को सेक्शन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ऐसे वाला पार्ट या जो फील्ड ऑफ स्टडी है। तो यहाँ पे आप देखें तो दो है, एक ऊपर बॉक्स और नीचे फाइल अपलोड करना होता है। तो अब वन बाय वन मैं आपकी व्यू इसके ऊपर लेना चाहूँगा। जो रिलेवेंसी है, जो पहला क्वेश्चन है, इसको अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है वो चैट जीपीटी से लिखना चाहें तो आप लोगों की क्या व्यू है, चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ करें इस हवाले से। मैं सुलेमान की व्यू इसके ऊपर लेना चाहूँगा। जो पहला बॉक्स वाला सेक्शन है जो 5000 कैरेक्टर के ऊपर है, इसके बाद हम नीचे वाले के ऊपर आएंगे। जी सर, हाँ, ये एक बहुत सुलेमान, बड़ा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही है। जी जी। ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछते भी हैं और हम खुद इस शुरू में भी हमें भी कन्फ्यूजन थी कि यार हम क्या लिखें, क्या करें और किससे हेल्प लें। सीनियर्स को भेजते थे कि यार इस तरह करो, इस तरह करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात आपने चैट जीपीटी की या जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स हैं जो आजकल राइटिंग के लिए यूज़ होते रहते हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन राइटिंग समथिंग विद चैट जीपीटी, बट इट शुड नॉट लुक दैट कि वो आपने चैट जीपीटी से ही लिखा है। अगर कोई भी आपकी राइटिंग का कोई भी पार्ट हो, अगर वो आपको ये लगे या जो लोग आपके असिस्ट कर रहे हैं आपके एप्लीकेशंस, उनको ये लगे कि दैट इज़ समथिंग रिटन बाय अ मशीन और रिटन बाय अ कंप्यूटर और रिटन बाय अ जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर, so that is something people don't encourage. People right away don't reject, but don't consider that as well. And recently, uh, I was just reading a news that 3 students got rejected from a Singapore university due to ChatGPT and due to the generative AI tools. So we never know कि possibility क्या है और इसके risk क्या है कि अगर हम ChatGPT पे जाते हैं या कोई भी generative AI tools पे जाते हैं और उस पर writing करते हैं तो उसका क्या बनेगा। मैं लोगों से शेयर भी करता हूँ, अगर आप कुछ अपने बारे में ऐसा लिखें, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप, यू शुड बी एबल टू राइट योर ओन रिसर्च इंटरेस्ट, योर एसे एंड योर रिसर्च प्रपोजल। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, यू जस्ट चेक विद योर सीनियर। अगर आपका कोई मेंटर है या सुपरवाइजर है या प्रीवियस आपका कोई टीचर है, उनको ये कह दें कि जस्ट चेक इट वन टाइम एंड देन अपलोड इट। तो ये वाला जो पार्ट है कि आप जो रिक्वायर वर्ड काउंट है उसमें लिख के और फिर वही फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट के यहाँ पे अपलोड करें। So that is the right way. If there is any confusion with anyone, they can reach out to us, any mentors, teachers. But I don't recommend कि यार आप ChatGPT से right away लिखते। और ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, तो आप ChatGPT से भले लिखे,
लेकिन उसको फिर आप ऐसा ही तरीके से डिज़ाइन करें जो अट्रैक्टिव भी लगे, ह्यूमनाइज भी लगे, और वो आपका वो एक्सेप्टेबल हो जाए. तो दैट इज समथिंग आई गो विद. थैंक यू सो मच। स्पीकर में से कोई और अपनी थॉट्स इस पे शेयर करना चाहे तो? मोटिवेशन लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट, तो इस तरह काफ़ी बार डिस्कस हुआ कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है MIS स्कॉलरशिप में. तो आई थिंक सो इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और अच्छी सी होनी चाहिए, क्योंकि आपने AI की बात की और जिस तरह सुलेमान ने आउटलाइन किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट राइट अवे AI को जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए मोटिवेशन लेटर लिखो, मैं फ़लाने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ. इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसको राइट अवे अपलोड करना, जिस तरह के सुलेमान ने कुछ केसेस भी आउटलाइन किए, तो आपको एक स्केलेटन बनानी चाहिए चैट जीपीटी हो गई या डीप सीक से, और फिर उसको रिफाइन करना चाहिए. आपके पास मैं थोड़ा आउटलाइन करूँगा कि आप अपने लेटर ऑफ इंटेंट को एक पर्पस के बिहाफ पर ओपन करें कि आपका पर्पस क्या है. एक ब्रॉड स्टेटमेंट से ओपन करके उसको कंसाइज करें, लेकिन इतना भी जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए लेटर ऑफ इंटेंट में. और इसको अपने हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से इसको टेलर करें कि आप क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, आपको कन्विंस करना है. आपके पास यही चांस होता है कि आप रिव्यूअर को कन्विंस करें कि वो आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करे. और मैं समझता हूँ कि अगर आप एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करेंगे या किसी दूसरे को कहेंगे कि प्लीज़ सेंड मी योर मोटिवेशन लेटर, मैं सिर्फ देखूँगा और फिर मैं अपने हिसाब से लिखूँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल. व्हेन एवर यू सी अदर्स पीपल मोटिवेशन लेटर, तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ वही होता है. Similarly, I was guided by my seniors, and तो आपको खुद ही लिखना पड़ता है, आपको खुद ही अपनी स्टोरी, खुद ही अपनी मोटिवेशन खुद ही ड्राफ्ट करनी पड़ती है. आपको रिफाइन करने के लिए सीनियर को भेज सकते हैं, और जितना आप रिफाइन करेंगे, जितना आप अपने सीनियर से इसको डिस्कस करेंगे, तो उतना ही बेटर है. और AI टूल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन एक ख़ास लेवल पे. और जिस तरह सुलेमान ने ऑलरेडी कहा कि ह्यूमनाइज होने चाहिए, क्योंकि आजकल AI टूल्स इतने ज़्यादा हम सब इनफैक्ट इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी पैराग्राफ सामने आ जाए तो राइट अवे पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट रिटन बाय अ ह्यूमन एंड दिस इज़ AI जनरेटेड. तो मेरे ख्याल में AI को अवॉइड करना चाहिए इतने सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए. हाँ, बहुत शुक्रिया। नुसरत, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, सर ने बिल्कुल ठीक कहा है. ऐसा ही है कि AI को हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जो है अगर किया जाए तो इतना मसला नहीं है. लाइक सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जैसे हमें कुछ सेंटेंसेस को अरेंज करना नहीं आ रहा है, आपने एक स्टोरी तो बना ली, जैसे हमें पता है कि हमने अपने प्रीवियस वर्क में क्या किया या नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें पता होता है ऑब्वियसली. तो हम इस तरह से चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं. लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से अब कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, और ये जो सर सलमान ने अभी बताया था कि न्यूज़, मैंने भी आज ही देखी है ये न्यूज़, सिंगापुर से जो 3 स्टूडेंट्स का इशू बना है. तो यस, इन चीज़ों का ऑब्वियसली ख्याल रखना चाहिए. तो बाकी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, बहुत शुक्रिया। एक तो यहाँ पे हम देखें तो ऊपर बॉक्स में 5000 कैरेक्टर लिखना होता है और नीचे जो है वो मोटिवेशन अलग से लिखना होता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में अप्रोच कैसे करना है? क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे, तो मैंने देखा तो उन्होंने लिखा था कि नो मोर देन 200 वर्ड्स, बट एक्चुअली यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 200 वर्ड्स, जहाँ तक मुझे इस एप्लीकेशन में नज़र आया. तो अगर ये मोर देन 200 वर्ड्स हैं तो स्टूडेंट्स को कितना लंबा लिखना चाहिए, और अगर लेस देन 200 वर्ड्स है तो कितना लिखना चाहिए? और जो ऊपर वाला राइट ऑन ऐसे वाला बॉक्स है और नीचे जो फाइल अपलोड होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और स्टूडेंट्स को किस तरह, क्या जो अबाव वो लिखते हैं बॉक्स के अंदर, उसको दोबारा नीचे सेक्शन में रिपीट किया जाए या वही एक जैसा रहे? आप में से कोई भी अपनी थॉट शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर. एक्चुअली मैं सॉरी आंसर करना चाहूँगा अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो ऐसे है ना, अक्सर ये 5000 वर्ड्स या कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, तो इसमें कम्प्लीटली नहीं आ सकता है. तो इस वजह से इन लोगों ने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है कि अगर आपकी मोटिवेशन लेटर जो है ना वो ज़्यादा है तो वो आप इधर अपलोड कर सकते हैं. लेकिन जो है मोटिवेशन लेटर, सॉरी वो कमेंट्स आ गया सामने. तो मोटिवेशन लेटर मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 1 पेज होना चाहिए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए, या 1.5 पेज भी सही है. अगर आप टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज़ को इस्तेमाल करें और मेरे ख्याल में स्पेसेस 1.5 ही रख दे तो बेहतर होगा. उसको सेम ही मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो कि आपने ऊपर लिखा हुआ हो. मैंने तो इनफैक्ट सेम किया था. अभी सुलेमान सर बताएंगे कि वो हमारे सुपर सीनियर है कि उन लोगों ने किस तरह किया था इसको डील.
जी, माजिद ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और माजिद भी अभी हम इनको सीनियर ही समझते हैं और माशाल्लाह ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे बात करूँगा कि आप अपने बारे में क्या लिखे हैं? बहुत सारी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे दोस्त भी हैं सारे, वो अप्रोच करते हैं कि यार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लगे, अपने बारे में ऐसे कैसे लगे या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कैसे लगे, जो भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए ये चीज़ चाहिए होता है दुनिया में। सबसे पहले तो आपने मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं यही करता हूँ, यही वाला स्ट्रैटेजी मैं अब खुद पे भी अप्लाई करता हूँ और मैं सबको ये रिकमेंड भी करता हूँ कि जब आप कुछ लिखते हैं अपने बारे में या स्टेटमेंट लिखते हैं अपने बारे में या एसे लिखते हैं या कोई राइटिंग का पीस लिखते हैं, तो सबसे आप पहले आपने ये बताना होता है कि यार मैं कौन हूँ? हू एम आई? फिर आपने ये बताना कि मैंने किया क्या है, सही है? व्हाट आई हैव डन, वेदर इट्स योर रिसर्च एंड बैचलर एंड योर मास्टर। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर और मास्टर में क्या रिसर्च किया है, आपकी डिग्री किस चीज़ में थी, आपने कोई गोल्ड मेडल लिया था, आपने कोई और चीज़ ली थी, आपने कोई और कारनामा सर अंजाम दिया था। उसके बाद आप करंटली जो है ना किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट क्यों है और इस इंटरेस्ट का आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप कवर करते कि हू एम आई, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, कि इसका मुझ पे इम्पैक्ट क्या होगा और मुझ पे मेरे करियर पे इम्पैक्ट क्या होगा और ये मुझे कैसे बेनिफिट करेगा। तो ये पॉइंट जब आप कवर करते हैं तो दैट इज़ व्हाट मेक योर एसे आर योर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। और फिर रही बात वर्ड्स की, तो ये वाला कंटेंट जो है अगर आप सही तरीके से इनपुट करें या इसको पुट करें तो ये बन जाते हैं 300-400-500 तक भी बन जाते हैं। तो द मोर कंसाइज यू राइट एंड द मोर क्रूशल यू राइट अबाउट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट मेक अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। तो फिर राइटर को और सॉरी रीडर को भी ये पता चल जाता है कि यार बंदे ने जो लिखा है वो बिल्कुल ही टू द पॉइंट लिखा है और वो इस बंदे को सही तरह एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो फिर इंप्रेसिव भी पार्ट हो जाता है और फिर आपकी ज़्यादा वो लेंथी भी नहीं हो जाता। अगर आप 3-4 पेजेस वर्ड फाइल में जाते हैं या पीडीएफ 3-4 पेजेस का होता है, जो रीडर होता है तो वो कहता है कि यार इतना लंबा कौन लिखता है। अगर आपकी कोई एक पेज या मतलब विद इन 2 पैराग्राफ्स यू हैव जस्ट रिटन दैट आई एम सुलेमान एंड आई हैव डन माय बैचलर एंड आई वांट टू डू माय मास्टर एंड आई वांट मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, तो अगला बंदा आपको यही कहेगा कि दैट इज नॉट समथिंग आई कैन गिव यू स्कॉलरशिप। मैं आपको फीस भी दे रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको स्टाइपेंड भी दे रहा हूँ। सो इफ यू आर मेकिंग गुड पीस ऑफ राइट अप कि यार मैंने क्या किया पूरा बैचलर का। मैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट को बता रहा था कि आपने अपने बैचलर का टॉपिक, आपने उस टॉपिक से क्या हासिल किया है। जब आप कोई रिसर्च टॉपिक पे के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं देन यू हैव टू गो टू द टेक्निकल डिटेल्स। फॉर एग्जांपल जो जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स अभी ये देख रहे थे स्टेम के कि बैचलर जिन्होंने बॉटनी में किया, जूलॉजी में किया, फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, मटेरियल साइंस में किया, उनको पक्का ये पता होना चाहिए कि उनके कैरेक्टराइजेशन टूल क्या क्या है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटेशनल टूल्स क्या क्या है। तो वो चीज़ें भी अगर आप थोड़ा थोड़ा उसको हाईलाइट करें अपने स्टेटमेंट में डालें, दैट इज़ व्हाट एन इम्प्रेसिव राइटअप इज। और वो फिर आप जो है ना वो सीधा राइट अवे पहली जो आपकी क्वालिफिकेशन है जीपीए और फिर जब आपका राइटअप देखते हैं कि यार बंदे ने सही चीज़ें लिखी है देन दे जस्ट राइट अवे सेलेक्ट यू फॉर द इंटरव्यू। सो द क्रक्स ऑफ दिस माय डिस्कशन एंड द होल पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज कि आप अपने आप को कितने वर्ड्स में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही काफ़ी है बस। बहुत शुक्रिया। मिस नुज़हत, आप इस हवाले से अपनी थॉट शेयर कर दीजिए। डू यू हैव एनी? जी, जो लेटर ऑफ इंटेंट है इसको जिस तरह सर सुलेमान ने एक्सप्लेन किया है, आई हैव रिटन लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आप अपने बारे में लिखें कि अभी आप मतलब आप हैं कौन, ठीक है। उसके बाद अपना प्रीवियस कि आपने जो, बिल्कुल यही बात है कि आई थिंक मैंने पहले भी सेशन किया था आपके साथ और ये क्लियरली इसी तरह ही किया था कि जो आपने जिस भी आप सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो आपने मेजर स्टडीज़ की हैं, जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको भी हाईलाइट करें। और इसके अलावा जो आपके सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं या कर रहे हैं या आपने आगे यूज़ करने हैं, आप उनके बारे में भी बता सकते हैं कि लाइक आपने उस पे कितना आपको कितनी ग्रिप है, आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, कौन से टूल सीख रहे हैं, कौन से टूल पर आपको ग्रिप है, नेक्स्ट आपने जो काम करना है, ठीक है, वो आपने क्यों करना है, उसको उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके फ्यूचर पे क्या एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये 1 या 1.5 पेज का ही कंप्लीट होता है और ये कंप्लीट हो जाता है जितने इनके वर्ड्स हैं। बट जो आपका क्वेश्चन था कि एक तो वो बॉक्स है जिसमें हमने लिखना होता है रीज़न, और एक ये जो हमने डाटा ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने किया था। जो लेटर ऑफ इंटेंट अपलोड करना था वो यही था जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हैं, जो कि 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसके अलावा जो बॉक्स है ना, इसमें जो नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया होता है उससे रेलिवेंट मैंने जो चीज़ की थी वो ये था कि मैंने उसके बारे में लिखा था कि लाइक मैं पीएचडी में क्यों अप्लाई कर रही हूँ, मैंने ये फील्ड क्यों चूज़ की, ठीक है, इसका नेक्स्ट मलेशिया को भी क्या फ़ायदा होगा या फिर आगे
मतलब आपकी जैसे इस पे लिखा हुआ है कि आपने रीजंस बतानी है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन दोनों में जो आपका क्वेश्चन था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली जो आप लेटर ऑफ इंटेंट अपलोड कर रहे हैं और जो आप बॉक्स में जो आपने लिखना है वो डिफरेंट होना चाहिए। स्टूडेंट इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं कि आपने शायद जो वहाँ पे लिखा है वही डाटा आपने अपलोड भी करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे डिफरेंट लिखेंगे, वहाँ पे आप रीज़न लिख रहे हैं कि आपने फ्यूचर में जो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो ऑब्वियसली वो आपके अपने बारे में ही है। ओके, बहुत शुक्रिया। आई थिंक इस हवाले से ये चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, बट अगर कोई क्वेश्चंस नीचे आ गए फिर से, तो फिर हम दोबारा इस सेक्शन पे थोड़ा बहुत, अगर आपको फिर कोई क्वेश्चंस था तो कर लेंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का है। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एक तो रिसर्च के हवाले से इतना फोकस उन पे नहीं किया जाता, और जब स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत होती है, तो वो शॉक हो जाते हैं और सीधा फिर वहीं चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं। तो अब आप लोगों ने कहा कि एआई यूज़ करना, जैसे सुलेमान भाई ने बताया, कि गलत बात नहीं है, लेकिन आप इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल जो स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं, उनको कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए? पहला मेरा, आप लोग इसके ऊपर अपनी थॉट शेयर कर दें कि आया मलेशिया को टारगेट करना चाहिए, इनका जो प्रपोजल होना चाहिए, या मलेशिया पाकिस्तान को होना चाहिए, या जो लोकल वही है वो होना चाहिए। और इस प्रपोजल जो यहाँ इसी एप्लीकेशन के दौरान हम सबमिट करते हैं, इसका कितना रोल होता है स्कॉलरशिप्स की सिलेक्शन में? और आया यहाँ पर अगर आप जो प्रपोजल लिखते हैं, वो मतलब कौन सी चीज़ें देखते हैं? आया वो एक्चुअल में प्रपोजल को देखते हैं, या आपकी स्किल्स को देखते हैं कि आप कितना कैपेबल है रिसर्च को आगे लेकर जाना? तो इसके ऊपर आप लोगों से मैं पहले सुलेमान से की थॉट्स लेना चाहूँगा। जी, कुछ चीज़ें एग्जांपल्स जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं मैं अक्सर लोगों को देता रहता हूँ, और मैं आज भी जितने भी व्यूअर्स हैं तो उनको ये बताता चलूँ कि सपोज़ अगर कोई कंट्री वाले आपको कह रहे हैं कि यार हम आपको पैसे दे रहे हैं और स्कॉलरशिप दे रहे हैं और आप हमारे पास आ जाओ, तो आपने उनको फ़ायदा ही देना है ना, उनका वो अपना फ़ायदा तो नहीं देखना। तो जिस तरह आपने बात की कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, दैट शुड बी 100% रिलेवेंट टू द मलेशियन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, कि उनको उसको बेनिफिट करे, उसको कोई वैल्यू ऐड करे, उसको कोई फ़ायदा पहुँचाए, नंबर एक। दूसरी जो बात है वो ये है कि आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स, बट दूसरी जो बात है कि आपने जिस तरह कहा कि रिसर्च प्रपोजल कितना इंपॉर्टेंट है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, तो रिसर्च प्रपोजल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च के अलावा बात ही नहीं करते, इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू के बाद भी। और जब हर 4 महीने बाद आपको पैसे देते हैं तो आपसे ये नहीं पूछते कि आपने भाई स्किल्स कितना गेन किया, या आपने जो है वो अपने आप को कितना फ़ायदा पहुंचाया। वो 4 महीने बाद आपको कहते हैं कि रिसर्च प्रोग्रेस अपने सुपरवाइज़र से साइन करके हमें दो, तो हम आपको स्टाइपेंड जारी कर देंगे। दैट मीन्स कि रिसर्च प्रपोजल कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसका रिलेवेंस कितना ज़रूरी है। तीसरी ये बात है कि जो भी रिसर्च आपका टॉपिक है वो आप किसी भी मलेशियन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के वेबसाइट पे जाए, वहाँ सुपरवाइजर्स को देखे। अगर आपने बैचलर में कोई काम किया, फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूटर पे बात करूँ, तो अगर आपने मशीन लर्निंग पे बैचलर में काम किया है, तो आप मास्टर में कोई डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की साइट वगैरह देखें, और वो सुपरवाइजर से अगर आपने बात की तो इस सेक्शन में आपने सुपरवाइजर का नाम डाला। अगर सुपरवाइजर की से बात नहीं हुई तो आप रिसर्च टाइटल वहाँ डालें, उसमें फिर आप जितनी भी चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के प्रॉब्लम क्या है, और फिर मेथोडोलॉजी मेरी क्या होगी, इसके अलावा गैंट चार्ट है, मैं रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन आप ऐड करते रहें। सबसे जो अहम पॉइंट है कि रिसर्च प्रपोजल आपके इंटरव्यू का पूरा, जो आपको 15 मिनट या 20 मिनट देते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें कोई और सवाल नहीं पूछते। वो आप पहले स्लाइड से शुरू होके आखिरी स्लाइड पे जब जाते हैं, वो आपसे रिसर्च प्रपोजल की ही चीज़ें पूछते हैं कि ये क्यों डाला, इसका क्या फ़ायदा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है। और मैंने एक पॉइंट ऐड किया था, जो मेरी इंटरव्यू थी, मैंने ये वाला पॉइंट ऐड किया था कि मेरी जो रिसर्च है ये एसडीजीज़ कवर कर रहे हैं और मलेशिया इकोनॉमी को यहाँ फ़ायदा दे रहा है। तो फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा स्कॉलरशिप भी हो गया। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मैं रिसर्च या मेरा क्या होगा, और रिसर्च अपने रिसर्च को मैं किस तरह इन अ बेटर वे मैं प्रेजेंट करूँ। तो सबको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, और अगर किसी को नहीं पता तो वो हमसे या किसी और सीनियर से, जितने भी इनके फेलोज़ वगैरह है, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। एंड देन दैट इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। थैंक यू। किसी और स्पीकर का कोई थॉट्स हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। एनीवन ऑफ यू? नुज़हत या माजिद? हाँ yes. Yes, anyone of you? अच्छा, नुज़हत आप पहले कर लें।
नुसरत आप कर ले, फिर माजिद करेगा। ओके। सर, रिसर्च प्रपोजल का इस तरह से है कि जब स्टूडेंट जब रिसर्च प्रपोजल लिखने लगते हैं ना, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि टाइटल, कि हमारा टाइटल क्या हो, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो ये कि अगर मास्टर के स्टूडेंट पीएचडी में जा रहे हैं तो उनको तो बेटर पता होता है ना कि उनकी पहले फील्ड क्या रही है। और अगर जो बैचलर्स के स्टूडेंट होते हैं, अगर वो मास्टर में जा रहे हैं तो उनके लिए भी बल्कि ईजी हो जाता है कि वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबसे पहले ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सर्च करते हैं ना, ऑब्वियसली हमें रिसर्च प्रपोजल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी पहले ये बात की थी कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपके मलेशिया से रेलिवेंट आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मलेशिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो फिर आप वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट करते हैं। और ये सारा आपका स्कॉलरशिप का सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन के लिए भी पहली चीज़ यही है कि आपको बेशक एक्सेप्टेंस नहीं भी चाहिए, आप एक्सेप्टेंस नहीं भी मिल रहा, बट यू हैव टू सर्च द यूनिवर्सिटीज एंड द फैकल्टी मेंबर्स रिगार्डिंग योर टॉपिक, ओके। फॉर योर जब आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, प्रोफेसर सर्च कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उनका एरिया देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, ठीक है। वहां से फिर आप उनका कोई लेटेस्ट पेपर देखें, फिर आप देखें कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड से रेलिवेंट उनका लेटेस्ट पेपर उठाकर, और आप उससे मतलब उसके जो टाइटल हैं उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे परप्लेक्सिटी है, ठीक है, साइस्पेस है और चैट जीपीटी भी है। आप वहां पर उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट डालकर आइडिया ले सकते हैं कि आपने कौन सा टाइटल यूज करना है। फिर जब आप टाइटल उसमें से ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उस आर्टिकल को पढ़ें भी। जब आप ये थोड़ा सा काम करने के बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस चाहिए या फिर आप अपना प्रपोजल लिखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वो काम मलेशिया में हो रहा है, दैट्स वाई आपको ये पता होता है, ठीक है। तब मेरा ख्याल है कि आपको एक्सेप्टेंस भी मिल सकती है जल्दी, क्योंकि वो जो प्रोफेसर होगा वो देखेगा कि हाँ, इस बच्चे ने मेरा पेपर रीड किया, ठीक है। इसके अलावा काम आपने अपने सर्चिंग यूनिवर्सिटी की है, मलेशिया की यूनिवर्सिटी की है सर्च, पेपर भी उन्हीं के उठाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका काम भी वहां पर होगा। तो ये जो मेरे ख्याल से ये जो काम है, इससे आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इम्पैक्टफुल बन भी सकता है, इससे चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं कि इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस पर काम जो है वो मलेशिया में ऑलरेडी हो रहा है। बट आई एम जस्ट टेलिंग दिस वन। सो मैंने इसी तरह किया था, पहले प्रोफेसर सर्च किए और उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखा, उनका लेटेस्ट पेपर उठाया, पेपर उठाने के बाद ये काम किया। इससे मुझे ये मुश्किल नहीं हुई कि कौन सा काम मलेशिया में हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। इससे ये चीज़ मेरे लिए आसान हो गई कि मैंने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल भी लिखा। तो आई थिंक दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया। माजिद, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी थॉट शेयर कर दीजिए। वेल मेरे ख्याल में रिसर्च प्रपोजल पर तो काफ़ी बातें हो गई। मैं समझता हूँ कि मुझे जो कि आपने फॉर्म या स्क्रीनशॉट ओपन किया इसको डिस्कस करना चाहिए। जिस तरह के रिसर्च टाइटल आ गया, इसके बाद नेम ऑफ सुपरवाइज़र आ जाता है, फिर इसमें क्या है, हाँ, प्रपोज फैकल्टी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च, और फिर एंड में समरी भी आती है। तो माजिद, ये सॉरी टू कट यू, आपने मुझे अपनी प्रपोजल की कहानी बताई थी जब आप यहाँ पे आ रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आप अगर वही एक्सपीरियंस शेयर कर दे, आई थिंक वो बहुत बहुत लोगों की हेल्प कर देगा। आपने किस तरह अप्रोच किया था अपनी प्रपोजल को? वेल द फर्स्ट थिंग इज, जिस तरह के दोनों मेंबर्स ने भी आउटलाइन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट करना चाहिए मलेशिया को, कि मलेशिया को क्या फ़ायदा होगा आपके रिसर्च से। तो मैंने यही काम किया था कि मलेशिया में किस तरह टॉपिक है मेरे फील्ड के रिलेटेड या कौन सा गैप है, और मैं उसको टारगेट करूं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर और एसडीजी गोल्स पर। तो मैंने भी इसी तरह का अप्रोच अपनाया था। तो स्पेसिफिकली टारगेट किया फिशरीज़ के सेक्टर्स को। अभी चूँकि मैं अपना प्रपोजल तो शेयर नहीं कर सकता हूँ या बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने ना प्रोफेसर्स के प्रोफाइल को देखा था, ना कुछ देखा था। मैंने खुद अपना ही रिसर्च प्रपोजल अपने हिसाब से मलेशिया की रिलेटेड प्रिपेयर किया, और मुझे लग रहा था, मैंने जर्नल पेपर देखे कि मतलब क्या सीन है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो इस हिसाब से मैंने प्रपोजल तैयार किया। हाँ, इनफैक्ट मैंने फिर बाद में जब मैं फॉर्म देख रहा था तो यहाँ पर नेम ऑफ सुपरवाइज़र भी रिक्वायर्ड है। फिर मैं गया यूपीएम की वेबसाइट पर, और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी थी, मैं चाह रहा था कि मैं इसी को ज्वाइन करूं, तो यहीं से हमारी डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर है, तो वो मेरा प्रपोजल था, वो लकीली उसके प्रोफाइल के साथ थोड़ा सा अलाइन हो रहा था, जो कि मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। तो फिर मैंने उसका नाम लिख दिया कि चलो ये इसके साथ रिलेटेड हो रहा है, तो बस उसका नाम लिख दिया। इसके बारे में आऊँगा, इस पर मुझ पर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी हुआ था, तो मैं वो भी अपना करना चाहूँगा। तो अभी रिसर्च प्रपोजल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या आप पुट कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन किस तरह लिख रहे हैं, आप
आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं, नहीं किए हैं। मेरे ख्याल में गैप्स आइडेंटिफाई करना सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, तो इस पर वर्क करना चाहिए आपको। जिस तरह डिफरेंट टूल्स हो गए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च पेपर को वहाँ पर पुट करें और आप उनमें से गैप्स फाइंड कर सकते हैं कलेक्टिवली, या थोड़ी सी लिटरेचर रिव्यू होनी चाहिए रिसर्च प्रपोजल में। और इसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल जो है ना, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। मास्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक वन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पीएचडी के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो गए मेरे ख्याल में, इट्स एनफ, या 5। तो रिसर्च प्रपोजल का एक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है। मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ को इस वजह से आउटलाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसी रिसर्च प्रपोजल के स्ट्रक्चर को फॉलो करें MIS का, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं कहूँगा यस, इसी को फॉलो करें। आपका रिसर्च टाइटल क्लियर होना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए अच्छी खासी, और फिर उसी इंट्रोडक्शन के एंड में जब आप इख्तिताम पर जा रहे हो, इंट्रोडक्शन को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही रिसर्च गेम्स आउटलाइन करें। अलग से लिटरेचर रिव्यू डिटेल में मास्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। PhD के फुल प्रपोजल के लिए अगर आप अपलोड करना चाहें बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहाँ पर होनी चाहिए लिटरेचर रिव्यू डिटेल में, तो मेरे ख्याल में ये हेल्पफुल रहेगी। आपके रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए रिसर्च प्रपोजल में। आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नन हाइपोथेसिस, ये क्लियर होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स की बात तो ऑलरेडी हो गई है। फिर मेथोडोलॉजी पर भी आपने वर्क करना है, जो कि आप क्या अप्रोच अप्लाई करेंगे, आपने किस तरह इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपने नज़र में रखना है, क्योंकि मैं इस वजह से ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट जस्ट लाइक मी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च प्रपोजल्स और इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं दिया जा सकता, हम नहीं देते हैं, सॉरी। तो बस हमें कह देते हैं कि ये टॉपिक है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए और आप इस पर काम करें, तो हम भी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं ना, थोड़ी बहुत स्किल गेन कर लेते हैं। तो इस वजह से बैचलर्स के स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और PhD वालों का जी। तो एक्सपीरियंस हो चुका होता है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए आसानी होती है। तो आई विल वाइंड अप विद दिस विद दैट वर्ड्स, कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर लिखें और उसी पर आप काम करें। मलेशिया में जब आप आएंगे सुपरवाइज़र के साथ, मैं उन लोगों को भी स्पेसिफिकली आउटलाइन करना चाह रहा हूँ जिनको किसी सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट नहीं है, कोई ऑफर लेटर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। उन लोगों ने अप्लाई किया अपने रिसर्च प्रपोजल पर, वो स्कॉलरशिप विन कर गए। फिर MIS कमेटी आपको 90 डेज़ का एक टाइम विंडो देती है। आपने उसी विंडो में यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेना है और किसी भी प्रोफेसर के साथ आप उस टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इसी प्रपोजल को यूज़ करके यूनिवर्सिटी में मतलब रजिस्टर्ड हो सकते हैं और फिर MIS को एक्वायर कर सकते हैं फ्री। तो फिर बाद में जब आप ज्वाइन करेंगे लैब को, तो फिर वो करंट प्रोफेसर के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो उसके पास फंड किस चीज़ का है, उसके पास कौन सी ग्रांट है, वो किस हिसाब से किस टॉपिक पर काम करना चाह रहा है, तो वो फिर चेंज हो सकता है। इट्स नॉट अ मस्ट कि जो आपने यहाँ पर लिखा है और आपने उसी पर काम करना है। स्पेसिफिकली मेरा जहन ये था कि मैंने जो टॉपिक आउटलाइन किया था, मैं समझ रहा था कि मैं जाऊँगा उसी पर ही काम करूँगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो मिस्टर सुलेमान को भी पता है, मैंने इनके साथ भी डिस्कस किया है, तो मेरे सुपरवाइज़र का जो करंट प्रोजेक्ट था वो काफ़ी डिफरेंट था मेरे प्रीवियस बैचलर्स के एक्सपीरियंस से भी और स्टडी से भी। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट है, और बस और कोई रास्ता फिर नहीं था, तो अभी भी हम उसी को लेकर जा रहे हैं। आप सब भी दुआएं करें ताकि टाइम पर कंप्लीट हो। तो ये डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं क्योंकि वो फिर उस टाइम के लेक्चरर या प्रोफेसर पर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरह टॉपिक दे रहा है। आया वो आपके टॉपिक को पसंद करता है, अगर करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है उसके पास, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि उसके पास जो ग्रांट होगी ना, जिस हिसाब से उसने वो ली है और जो मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो वो उसी में आपको काम कराएगा। जी, बिल्कुल। आई होप सो इट्स क्लियर। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि एक्चुअल में जब आप MIS की गाइडलाइन पढ़े तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप बाय रिसर्च मास्टर या PhD कर रहे हैं तो आपको प्रपोज़ल लिखना चाहिए। बट जो लोग कोर्स वर्क के तौर पे आना चाहते हैं, तो क्या उनकी चांसेस कम होती हैं? अगर चांसेस वही मॉडरेट लेवल पर है, तो फिर वो लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्स वर्क बेस पे आ रहे हैं, क्या वो प्रपोज़ल फिर लिखे, या वो लोग जो मिक्स मेथड पे आ रहे हैं, तो उनको प्रपोज़ल लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? सुलेमान, अगर आप इसका कोई आइडिया हो इसके बारे में?
जी सर, कोर्स वर्क में भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये है कि रिसर्च प्रपोजल के बगैर तो आप MIS का पोर्टल कंप्लीट ही नहीं कर सकते, उस पर एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं कर सकते। और फिर ऐसा होता है कि कोर्स वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है सीधा ब्राइट अवे सिर्फ किताबें पढ़ ली और फिर आपको डिग्री नहीं मिले। उसमें भी कोई लास्ट में आपने कोई रिपोर्ट लिखना होता है या कोई आपका छोटा सा प्रोजेक्ट होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के या इस तरह के स्टूडेंट्स अक्सर कोर्स वर्क में जाते हैं या बिजनेस रिलेटेड चीज़ें वो कोर्स वर्क में जाते हैं, तो अगर आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो कि यार इस पे मैं रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखूं, तो दैट इज़ समथिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। बट बीइंग इन माय नॉलेज, आसिम शाह भी कमेंट्स में, मैं उनकी कमेंट्स भी देख रहा हूँ और मैं खुद, वी हैव गाइडेड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स सिंस 2 years। जब मैं MIS मैंने अवेल किया था तब भी जिस साल मैंने MIS अवेल किया उसी साल हमारे पास 1000-1200 स्टूडेंट्स थे ग्रुप में, हम गाइड करते रहे। उसके बाद भी 1000-1200 दूसरे ग्रुप में आए। अभी तक मैंने कोर्स वर्क का कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो MIS के लिए अप्लाई कर रहा हो। अगर कोई भी इस रूट पे जा रहे हैं तो वो रिसर्च वाला रूट है, और वो जो है ना रिसर्च प्रपोजल लिख के उसमें फिर उनकी इंटरव्यू होती है और फिर बाद में जो वही रिसर्च होता है वो फिर आगे वो कंसिडर करता है। तो देयर इज़ नथिंग इन माय नॉलेज रिगार्डिंग द कोर्स वर्क स्कॉलरशिप इन मलेशिया वेयर इट इज़ MIS और MTCP। तो बस यही है मेरे जहन में। जी बिल्कुल। एक तो रिसर्च प्रपोजल इस पर जी वेट अ मिनट, मैं शेयर करना चाहूँगा कोर्स वर्क के हिसाब से जिस तरह से सुलेमान ने आउटलाइन किया। तो मुझे भी इस तरह लग रहा था कि कोर्स वर्क पर कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो लास्ट टाइम वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम, आई थिंक ही फ्रॉम श्रीलंका, ही वाज सेलेक्टेड बाय कोर्स वर्क ऑन MIS स्कॉलरशिप, और उन लोगों ने उसने मेरे ख्याल में UPM यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की है। तो कोर्स वर्क के लिए भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से जिस तरह रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी है। लेकिन कोर्स वर्क पर भी सिलेक्शन हुई है लास्ट ईयर। मेरी कांटेक्ट हुई थी उस कैंडिडेट से, और वो UPM उसने अप्लाई किया था फिर। तो आई विल ट्राई, अगर मैं उसका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल जाए दोबारा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं वो शेयर कर दूँगा, और या उससे मैं और मालूमात लूँगा कि उसने किस तरह कोर्स वर्क पर अवेल किया था MIS जी स्कॉलरशिप को। बिल्कुल। जी ठीक है, आप उनसे थोड़ी इंसाइट लीजिएगा। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जो एडमिशन लेटर लिया है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो वो कोर्स वर्क बेस पे लिया है। तो वो इसी में कंफ्यूज थे कि MIS पे अगर हम अप्लाई करेंगे और गाइडलाइन के मुताबिक वहाँ पे लिखा है कि मास्टर बाय रिसर्च के लिए प्रपोजल चाहिए, तो हम इस केस में फिर क्या करें? तो इसमें आप लोगों की इंसाइट जो है वो बहुत बेहतर रहेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन इससे हल हो जाएगी। अगर हम रेफरेंसेस की तौर पे आ जाएँ, कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि टेम्पलेट्स जो पाकिस्तान में प्रोफेसर्स के पास होते हैं, जो टेम्पलेट्स वो दे देते हैं, वो अलग होते हैं। जो MIS की अपनी टेम्पलेट से वो होती है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि क्या हम अपनी सुपरवाइजर की जो टेम्पलेट है, इंस्टेड ऑफ MIS की जो टेम्पलेट है, उसमें हम अपना वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं? और स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे जिन्होंने अगर पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन लेटर होता है उसमें वो अटेस्टेशन वगैरह भी रिक्वायर्ड होता है, सॉरी सर्टिफाइड जो स्टैंप वगैरह लगाना होता है, तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? जो सुपरवाइज़र पाकिस्तानी सुपरवाइज़र अगर आपको वो रिकमेंडेशन लेटर दें, तो PhD के लिए और मास्टर के लिए उसका कितना रोल है? और दूसरा ये कि टेम्पलेट्स के हिसाब से बताया जाए तो बेहतरी होगी। आप में से कोई भी इसके हवाले से अपनी थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सुलेमान। जी, तो आपने बात की ये रेफरेंसेस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर जो भी है, 2 चाहिए होता है MIS के लिए। तो इसका देखिए, जो MIS का फॉर्मेट है दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें कुछ सेक्शंस हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, शुरू से बैचलर से लेके अब तक मैंने कोई अपने सुपरवाइज़र से तकरीबन 30-40 रिकमेंडेशंस मैंने लिए हैं, मल्टीपल सुपरवाइज़र से, मल्टीपल मेरे मेंटर्स जो है, जो भी है। 80% जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि आप खुद लिख के हम साइन कर देंगे आपके लिए। तो MIS का जो रिकमेंडेशन वाला फॉर्मेट है दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप उसमें छोटी-छोटी से सेंटेंसेस लिख के कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माजिद, सो माजिद इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, माजिद नोज़ हाउ टू डू कैरेक्टराइजेशन, माजिद इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, माजिद इज़ दिस। तो ये वाला स्ट्रैटेजी है, ये मैंने भी यूज़ किया था। रही बात
अपनी फॉर्मेट की जो सुपरवाइजर्स आपको देते हैं या सुपरवाइजर आपको लिख के देते हैं, कोई वर्ड फाइल आपके लिए बना देते हैं या पीडीएफ बना देते हैं और उसको फिर साइन करके आपको दे देते हैं। दैट स्टिल वर्क्स फॉर एमआईएस। ऐसा नहीं है कि वो एमआईएस में आप अपलोड नहीं कर सकते, तो एमआईएस में आप ये वाला भी अपलोड कर सकते हैं और वो वाला भी अपलोड कर सकते हैं। बट द राइट स्ट्रेटजी इज कि अगर इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का स्टैंप है, फिर एमआईएस का वो लोगो, सारी चीज़ें, फिर उसमें मल्टीपल सेक्शंस, आपका नाम, फिर सुपरवाइजर के लिए उनकी साइन की जगह उनकी जो पोजीशन है, यूनिवर्सिटी ईमेल, सारी, तो वो वाला फॉर्मेट है दैट इज वेरी मच सोफिस्टिकेटेड एंड दैट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप वो यूज करें। नुसरत, आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहेंगे रिकमेंडेशन के हवाले से? यस सर, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, मतलब मैंने भी यही फॉर्मेट यूज़ किया था जो इन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने, जो उनकी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र ने उनको, प्रोफेसर्स ने दिया था ना टेम्पलेट जो भी था, एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर, तो वो एज इट इज़ अपलोड किया गया था और वो सिलेक्ट भी हुए हैं। लेकिन बेटर यही है कि जो टेम्पलेट आपको दिया गया है उसी को फॉलो किया जाए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। Yeah. माजिद? I will say it's recommended to follow MIS reference letters format templates, or if you cannot and if you already have reference letters previously from your own supervisors or chairman of your own department, then it's okay. They are still fine. There is nothing to be worried about. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना application version में। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, तो अब हम आते हैं जो लास्ट स्टेज होता है एप्लीकेशन का, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का। अब यहाँ पर जो पहला जो स्टेज होता है, मतलब आप जब डॉक्यूमेंट्स के इस सेक्शन तक आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले प्रिंट करना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जो हम स्टाम्प वगैरह लगाना होता है या अटेस्ट करना होता है वो फॉर्म को। आप लोगों की क्या थॉट्स है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप्स के लिए? अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो कौन सी ग्रेड के ऑफिसर से करना चाहिए, और क्या वो जिस ऑफिसर से करना चाहें, या जो स्टूडेंट्स बाहर मुल्कों में हैं वो पाकिस्तान से बाहर है, वो किससे करवाए, एम्बेसी जाके करे या कोई प्रोफेसर्स वगैरह ढूंढे और उससे करवाए? और ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल इसके अंदर ये अदा करता है? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सुलेमान। जी, तो जब भी हम किसी जगह अप्लाई करते थे पाकिस्तान में भी, और जितने भी हम शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि यार गेट योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, गेट योर डॉक्यूमेंट्स एंडोर्स्ड बाय समवन, कि आप कोई आपकी जो है ना वो गवाही देगी यार ये बंदा ऑथेंटिक है और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स है राइट नाउ, दे आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, एक वो स्टूडेंट्स हैं। There are also some students who are in Malaysia who are on a self-funded study here and they still want to apply for MIS, कि वो MIS के लिए अप्लाई करें और उनकी जो फीस वगैरह है वो फिर वो सारी चीज़ें वेव्ड ऑफ हो जाए। तो जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी 17-18 ग्रेड अफसर से, जो आपके मोहल्ले में है, आपका टीचर है या आपको कोई जानने वाला है, कोई भी बंदा हो, आप उनसे अटेस्टेशन करा सकते हैं कि वो आपके एप्लीकेशन को एंडोर्स करे, उसको अटेस्ट करे, वो कहे कि यार ये बंदा जो है ना ये ओके है। जो मलेशिया में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो पहले ऐसा होता था कि 1-2 साल पहले वो एम्बेसी से आपको अटेस्ट करवाने होते थे, कि एम्बेसी जाके, पाकिस्तान की एम्बेसी जो है कुआलालंपुर में, वो आप जाके वहाँ से अटेस्टेशन करके वो सारी चीज़ें करते थे। अब MIS वालों ने ये बात बताई है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप ऑलरेडी एनरोल्ड है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी मलाया, यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया या कोई भी यूनिवर्सिटी हो मलेशिया में, वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस या पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिस जाके वहाँ से एक स्टैंप लगवाए। मैंने आज एक दोस्त की जो है वो कराई है, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया, मैंने कहा कि ये MIS की एप्लीकेशन एक स्टूडेंट अप्लाई करे, उन्होंने कहा दे दो, उन्होंने एक स्टैंप लगाया, बात खत्म। मैंने भी ये कुछ और स्टूडेंट्स ने ये तरीके अप्लाई किया था कि उन्होंने अपने मोहल्ले में किसी टीचर से या कोई, मतलब कोई भी ग्रेड अफसर, चाहे वो आपदा में हो, चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में हो, वहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट हो जाती है एंड देन यू अपलोड इट। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप इसको इतना कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं कि यार मैं कोई 21 ग्रेड अफसर अभी कहाँ देखूंगा या 20 वाला कहाँ देखूंगा, और कोई कह रहा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पाकिस्तान में ये मसले होते हैं। कोई भी बंदा आपके मोहल्ले में हो, आपके बरादरी में हो, वहाँ से आप अटेस्ट करें, दैट वर्क्स फॉर यू। बहुत शुक्रिया। एनी अदर थॉट्स? ओके, सो वी आई थिंक दैट्स द वन जब अपलोड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ एक और, जब स्टूडेंट्स जो है वो फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हैं वो पहले अपलोड कर दे और फॉर्म को सबमिट करें, तो क्या वो एडिटिंग कर सकते हैं या वापस जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए इसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नहीं होता एडिटिंग का?
MIS की जो एप्लीकेशन है, जब आप जाते हैं और जब आप PDF आपकी हो जाती है, एंड देन देयर कम्स अप a statement about your application, I don't know in yellow color or red color, but something like that, in a highlighted color that says that application completed या completed application. उसके आपको ये भी एडिटिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। तो एक बार आपने सबमिट किया, सो वी रिकमेंड टू द स्टूडेंट एंड वी सजेस्ट दैट कि अगर आप इन दिनों में जो भी है, यू केयरफुली डू योर यू नो योर application, you submit, so you edit your application carefully and then you go through it 2-3 times before submitting it to the MIS। कि अगर आप जो है ना 25 आज 26 डेट है, तो अगर आपके पास आज का दिन भी है, 27 भी है, 28 भी है, you don't have to leave it to the last hour। अगर आप ये सोच रहे कि यार मैं 30 को कर दूंगा, MTCP में कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस कर रहे थे ग्रुप में कि यार अभी जो है ना पोर्टल तो बंद हो गई, सो डोंट लीव देयर, आपके पास अभी भी टाइम है। अपनी एप्लीकेशन को पूरा एक बार जो है वो फिल आउट करें, उसके बाद जो है वो आप 2-3 बार रीड आउट करें एंड देन जस्ट सबमिट इट वंस। जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, ये वही बस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो सारे फोटोकॉपीज अटेस्ट करने होते हैं एक्चुअली, राइट? क्योंकि पासपोर्ट वगैरह सबकी फोटोकॉपी निकाल के उसको अटेस्ट करना है, या क्या सीन होता है इस यहाँ पर? इस पे 2 फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स अटैच है MIS के एप्लीकेशन में। जब आप जाते हैं डाउनलोड करते हैं, 2 फॉर्म्स अटैच है। एक जो फॉर्म है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा जो फॉर्म है वो मलेशिया में जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए। वहाँ से एक ऑप्शन है कि आप किसी भी नोटरी से या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करें या उसे एंडोर्स करें, वही वाला पेज करना है। ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान में होता था कि यार स्टैंप लगा के इधर 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 उधर उधर मारो, सही है, पूरा एप्लीकेशन पर स्टैम्प 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 स्टैम्प। इट इज़ वन पेज ओनली, आपने वहाँ पे अटेस्टेशन करनी है दैट योर एप्लीकेशन लुक्स वेरी क्लीन, वेरी सोफिस्टिकेटेड, और आपने हर एक चीज़ के लिए अपना अपना ऑप्शन है। अगर आप जो है ना प्रपोजल पे भी स्टैम्प लगा रहे हो कि यार प्रपोजल बंदे ने बिल्कुल सही लिखा है और वो जो है ना वो दैट इज समथिंग A1, हर एक चीज़ के लिए अपनी स्पेसिफिक जगह है, अपनी स्पेसिफिक पोर्शन है, वहाँ पर आप अटेस्टेशन करें। सो द last one page is for the Malaysian students who are studying here, Pakistani students or anyone who is studying in Malaysia, और जो second last है that is for the students who are applying from Pakistan, that needs to be attested from any gazetted officer whether it's 17, 18, 19, 20 or 21। बहुत शुक्रिया। माजिद, कुछ कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में सब कुछ ऑलरेडी काफ़ी क्लियर हो गया है। सुलेमान ठीक है। ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर लिया है कि सिर्फ उसी पेज को अटेस्ट करवाना है किसी भी 17 या 18 ग्रेड के अफसर से। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अगर वो आपके डिपार्टमेंट का चेयरमैन हो या एकेडेमिया में हो स्पेसिफिकली, तो वो अच्छा होगा। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, इट्स नॉट अ मस्ट और नॉट कंपल्सरी, लेकिन स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं एक इशू आउटलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि आज भी मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है इस बिहाफ पर। ज़्यादातर स्टूडेंट मैं अपनी UPM यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर पहले इस तरह होता था कि मतलब MIS के लिए या मलेशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या ऑफ़र लेटर लेने के लिए आपको HEC वेरीफाइड डिग्री होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन करंटली हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी एप्लीकेशंस को मतलब रोक दिया जिनकी HEC से वेरीफाइड नहीं थी डिग्री। आज भी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, क्योंकि उसने ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई किया था और उसकी डिग्रीज़ ट्रांसक्रिप्ट ये वेरीफाइड नहीं थी HEC से। तो फिर UPM वालों ने कहा है कि आप हमें HEC से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दें। मैं उन सबको भी ये कहूँगा जो कि स्कॉलरशिप एंथुसियास्ट्स हैं और वो चाहते हैं कि हम स्कॉलरशिप पर किसी बाहरी कंट्री में जाए, तो फर्स्ट काम जो आपने करना है, जैसे ही आपको डिग्री मिले, जैसे ही आपको ट्रांसक्रिप्ट मिले, सीधा जाए अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करें। सेकंड स्टेप ये है कि आपने HEC से वेरीफाई कर लिया है, वो तकरीबन आपका 80% काम हो गया है, आप ज़्यादातर स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मोफा से भी करा लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाइड नहीं होंगे तो इट्स मीन, क्योंकि आपकी अपनी कंट्री उसको वैल्यूबल नहीं समझती है अगर वो वेरीफाइड नहीं है, तो कोई और कंट्री क्यों आपके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूबल समझे या उसको ऑथेंटिक समझे अगर वो वेरीफाइड ही नहीं है आपकी एजेंसी से। तो सब स्टूडेंट्स को चाहिए ये मैसेजेस नहीं करने चाहिए, ये क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए बार बार के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक स्कॉलरशिप के आपके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब आपने ये सोच लिया कि आपने स्कॉलरशिप पर जाना है, स्कॉलरशिप पर अप्लाई करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स पहली फुर्सत में वेरीफाई कर लें। और जो पाकिस्तान के हालत चल रहे हैं, कभी मोफा बंद हो जाता है, कभी एक सीन होता है, कभी दूसरा सीन होता है, तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लें। बाकी MIS स्कॉलरशिप के हवाले से जो एप्लीकेशन फॉर्म है और ये जो तकरीबन 7-8 जो फाइल्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ अभी, तो इसमें सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हवाले से या CV के हवाले से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट हो।
तो ज़्यादातर मलेशियन यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो मतलब बगैर किसी आइलेट्स के आ जाते हैं। इट्स नॉट अ कंपल्सरी, इट्स नॉट अ मस्ट, क्योंकि हर एक बंदा, मैं स्पेसिफिकली आपके पोस्ट को फॉलो करता हूँ, तो आपने तो मेंशन किया है कि बगैर आइलेट्स के स्कॉलरशिप है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते हैं ना जाने क्यों कि आइलेट्स ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, तो इसके लिए मस्ट नहीं है। अगर आपके पास आइलेट्स है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वायरमेंट में वैसे लिखा हुआ है मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ ने कि आपके पास आइलेट्स होना चाहिए या इंग्लिश का टेस्ट आप देंगे यहाँ पर आकर, तो उसके हवाले से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सच कुछ भी नहीं है। आप जब आपकी एडमिशन हो जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है या टॉफिल नहीं है तो आपको वो देना पड़ेगा, इंग्लिश का एक टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज़ फाइन। और स्टूडेंट्स सीवी के फॉर्मेट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्या कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो एमआईएस वालों ने कोई फॉर्मेट नहीं अपलोड किया है इस हवाले से कि आपकी रिज्यूमे इस तरह होनी चाहिए। मैं यूरोपास रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो सिंपल होती है, जल्दी से समझ में आ जाती है। ज़्यादा ग्राफिक्स वाली सीवीज़ इट्स नॉट गुड टू बी एन एप्लीकेशन। सो सिंपल सीवी होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 पेजेज़ की होनी चाहिए। सब कुछ सीवी में नहीं होना चाहिए कि आप ये भी लिखिए कि आपने फलाने-फलाने कोर्सेज़ लिए हैं, क्यों लिए हैं। इट्स द पार्ट ऑफ अदर थिंग्स। तो आपने सिर्फ ही सीवी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करना है, ताकि जब आपका एप्लीकेशन रिव्यूअर के सामने हो, कमेटी के सामने हो, तो इनके पास सीवी पड़ी होती है, तो वो देखते हैं कि जनरल आउटलाइन आपकी सीवी के देखते हैं, तो वो उस रिलेटेड से आपको अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस में भी। अगर रिसर्च प्रपोजल की बात हो जाए या स्किल्स की बात हो जाए, तो वो आपकी सीवी को देखते हुए आपके मोटिवेशन लेटर को भी कंपेयर करते हैं, आपकी रिसर्च प्रपोजल को भी कंपेयर करते हैं। तो सीवी को 2 पेजेज़ से ज़्यादा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, और उसमें रेफरेंसेस या वो मतलब मस्ट होने चाहिए। हुँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपकी इनसाइट बहुत अच्छी थी। अभी ऑलमोस्ट जो सेक्शन है यहाँ पे तो एप्लीकेशन सॉरी, सबमिट होती है। आई वांट टू से समथिंग। यस प्लीज़। आइल्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। जैसे अभी सर ने कहा जी। कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मेंशन होता है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा या इस तरह से। वो आई थिंक उनके लोकल्स के लिए होता है, जो मतलब कुछ कंट्रीज़ होते हैं जिन पे लिखा होता है कि एग्ज़म्प्टेड है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे मैं यूटीएम में हूँ, तो यहाँ पे शुरू में मैं भी परेशान हो गई थी कि जैसे मेरा आइल्स नहीं है, इसके अलावा ये कि यहाँ पे आके शायद मुझे कोई टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मेंशन था उस पर। बट ये कि पाकिस्तानी और इसके अलावा डिफरेंट काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी जिसपे मेंशन था कि इनको आइल्स की या किसी भी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह आई थिंक बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी यही होगा शायद, जिस वजह से अभी तक कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट हुआ। एंड सेकंडली सीवी एक्चुअली आपकी सॉरी, आई वांट टू डिस्कस, आपकी बात सही है कि यहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, इनके अपने लोकल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हमारी जी, यूनिवर्सिटी में क्योंकि मेंशन है वेबसाइट पर, तो मैंने उस बिहाफ पर बात की, मैंने उसको ओके, मेंशन ओके। किया कि जिस तरह यूपी यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ फाइन फॉर पाकिस्तान। या और हमारे जो सुपर सीनियर है, दे आर करंटली लेक्चरर्स इन यूपीएम। दे से कि पहले लिया जाता था टेस्ट, या पहले आइलेट्स ज़रूरी होती थी, तो इट्स नॉट लाइक दिस कि पहले नहीं था और पहले था या अब नहीं है, तो इट्स लाइक दिस। पहले हुआ करता था, फिर इन लोगों ने एग्जामेशन कराई। स्पेसिफिकली मैं यूपीएम की बात करूँगा, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज जी, जी, ज़्यादा है। मैं तो बाकी जिस तरह आपकी एक्सपीरियंस हो गई कि आपकी यूनिवर्सिटी में मे बी लोकल्स के लिए इंग्लिश का टेस्ट हो, तो जी। न्यू फॉर मी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। मैं यही कह रही हूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे भी डिपेंड करता होगा ऑब्वियसली। और दूसरा रही सीवी की बात, तो ऑब्वियसली अगर जैसे आपने कहा कि अभी 2 पेजेज़ की सीवी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, कंसाइज़ हो। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ आप अगर आपके कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट हैं, जैसे मेरी मैथ्स थी, ठीक है? तो मेरी ग्राफ थ्योरी थी, तो मैंने ग्राफ थ्योरी से मैथमेटिकल थिंकिंग, अगर इस तरह के कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपकी अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट हैं, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। सॉरी, बट ये कि मेरी सीवी जो थी वो 4 पेजेज़ की थी। जो बहुत पहले बनाई थी वो 7 पेजेस की थी, बट येस मैंने उसको कम किया था, बहुत सारा डाटा अपना स्किप किया था, तो वो 4 पेजेस तक गई थी सीवी, और वो यूरोपास की ही सीवी थी। बट लेकिन अभी यही बात है कि आप सीवी को और भी कम कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ऐड करनी पड़ती हैं, हम उसको नहीं कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे इस फील्ड से रेलिवेंट हैं तो आई थिंक नो प्रॉब्लम अगर वो 3 से 4 पेजेस पे चली जाती है। ठीक है? और इसके अलावा सीवी यूरोपास के अलावा अगर सिंपल सीवी भी बनाई जाए तो आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैंने सीवी देखी थी और उन्होंने स्कॉलरशिप विन भी किया, मेरे साथ के ही हैं। थैंक यू।
ओह सॉरी यार, मेरा माइक म्यूट था और मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। अच्छा, मैं क्वेश्चंस जो है वो कमेंट्स में ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत सारे, जिसके आंसर ऑलरेडी अरीश फातिमा दे चुकी हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इसके हवाले से अपनी थॉट्स जो हैं वो शेयर कर दीजिएगा। अपोलोजाइज, प्रीवियसली मेरा माइक म्यूट था, मैंने बहुत बातें की। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इफत खान, और वो कह रही है कि शुड वी पे $100 टू गेट अ प्री एडमिशन और वी कैन अपलोड आवर एक्सेप्टेंस इंस्टेड ऑफ प्री एडमिशन लेटर। इसके हवाले से आप लोगों की क्या थॉट्स है, इसको क्या करना चाहिए? Anyone of you? अभी चूँकि $100 भी है और टाइम भी कम है, मतलब अभी 2-3 दिन में तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिल सकती। इवन लास्ट वीक मैंने एक स्टूडेंट को बताया था कि नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी, कि अभी आपकी अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है वो अपलोड कर सकती है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है विदाउट एक्सेप्टेंस यू कैन अप्लाई, बट पेइंग द फीस के अगर आप $100 अभी दे रहे हैं, दैट इज़ इट्स अ गुड अमाउंट इन पाकिस्तान, राइट? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये जमा करूं, अगर आपको लगता है कि मैं स्कॉलरशिप विन कर सकती हूं और स्कॉलरशिप अगर विन भी ना करूं, स्टिल आई विल मेक इट टू मलेशिया, then you can start preparing for submitting an application to the university to get an offer letter, and you can submit this $100 fees. Otherwise, for MIS right now, अगर आप चाहती है कि मुझे MIS के लिए अभी मुझे प्री एडमिशन लेटर मिले और मैं अपने MIS एप्लीकेशन के साथ वो अटैच करूं, that is uncanny and that is not possible right now. Okay. Any other thoughts? To answer Ifat Khan's question, I will say straightforward no. Okay, thank you. Okay, that's the next questions from Nasrullah Khan Shalmani. I tried to fill the MIS portal application, but they need 3 universities and admission in the department. I think ये choice की बात कर रहे हैं. You can choose any university related to your field. पहले जो यूनिवर्सिटीज MIS ने लिस्ट किया है उनको देखें, उसमें से जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, जो कि आपके हिसाब से सही है, उन तीनों को लिस्ट करें। फिर जब आपको आपकी सिलेक्शन होगी इंटरव्यू के बाद, तो अगेन द सेम क्वेश्चन विल कम अप इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आपको फिर भी बताया जाएगा कि आप अपनी 3 प्रायोरिटीज़ लिस्ट करें, और जिस भी यूनिवर्सिटी के का आपके पास ऑफर लेटर होगा तो आप फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट। Okay, let's move to the next question. Okay, ये है कैन वी अपलोड आवर प्रोफेसर टेम्पलेट ऑफ लेटर। इसके ऊपर ऑलरेडी हम इस सेशन में बात कर चुके हैं, लेकिन आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये एथिकल होगा अगर एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपना रिकमेंडेशन लेटर दे और वो स्टूडेंट जो है उस रिकमेंडेशन लेटर को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करे, क्योंकि ये कह रहा है कि अगेन एंड अगेन प्रोफेसर से ये बोलना है कि रिकमेंडेशन लेटर इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए भी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका भी स्केड्यूल बिजी होता है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को क्या, अगर सॉफ्ट में उनको मिल चुका है तो वो उसको एडिट कर सकते हैं, और इस चीज़ के हवाले से आप लोग क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? जो भी रिकमेंडेशन आपको मिला है 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कभी जो भी मिला है आपको, यू कैन अपलोड दैट, नो प्रॉब्लम। आई स्टिल यूज द रिकमेंडेशंस ऑफ माय सुपरवाइजर व्हिच आई गॉट इन 2021 एंड 2022, तो मैं अभी तक वो यूज़ कर रहा हूँ। एंड सम टाइम आई ट्राई टू मैनिपुलेट दूस रिकमेंडेशंस कि मैं उसको थोड़ी बहुत चेंजेस भी करूँ। So because the relationship between a supervisor in Pakistan and between the student के supervisor और student का जो relation है, that is more like a friendly one, and और वो कहते हैं कि यार चलो student ने कर लिया तो such कोई मसला नहीं है। So I'm saying this in Pakistani perspective that yes you can use that। और जहाँ तक आपने ethics की बात की, तो ethics में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। So ethically तो no, लेकिन for MIS yes। It's really great you say ethically no for MIS, yes. ये सही है। basically I would say कि maybe मेरे colleagues भी सुन रहे हैं, तो जस्ट एक दो अपने सुपरवाइजर या किसी भी लेक्चरर से फर्स्ट रिकमेंडेशन ले लें, और वो आपके पास स्कैन फॉर्म में होना चाहिए, या अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर देते हैं तो फिर आप उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। बट इथिकली इट्स नॉट गुड, लेकिन वी स्टूडेंट डोंट हैव एनी अदर वे, बिकॉज क्योंकि फिर वो बिजी होते हैं, आपको टाइम नहीं दे सकते हैं बार बार, क्योंकि स्कॉलरशिप डिफरेंट होते हैं और हर एक बंदा चाहता है कि मैं उस हिसाब से ही रिकमेंडेशन लेटर लिखूं, उस हिसाब से ही उसको सेट करूं अपने फील्ड के हिसाब से। तो आप यूज़ कर सकते हैं, बस इसका ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें झूठ ना हो और वो आपसे अलाइन करे, तो आई थिंक इट्स ओके, जस्ट गो विद इट। आई थिंक मेरी जो पर्सपेक्टिव इसके हवाले से वो ये है कि अगर सुपरवाइज़र एक बार आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दे तो मतलब वो आपको रिकमेंड करता है,
अब बार बार उनसे पूछना ये थोड़ा बहुत awkward हो जाता है। तो मैं हमेशा, जैसे सुलेमान भाई ने कहा कि मैं भी 2021 का वही लेटर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं हर एक जहाँ पे भी अप्लाई में कर रहा हूँ उसके लिए मैं उसी लेटर को कस्टमाइज़ करता हूँ। टेक्स्ट को अगर पीडीएफ में उसने दिया है, मैं एमएस वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसको चेंजेस करता हूँ, और स्कॉलरशिप्स के नेम्स या प्रोग्राम का नाम वगैरह या जो अपडेट्स होती है जो मुझे लगता है कि नेसेसरी है, वो मैं चेंजेस कर देता हूँ और वही लेटर अपलोड करता हूँ। सुपरवाइज़र को मैं नहीं बताता, या जो हमारा प्रोफेसर था पाकिस्तानी, क्योंकि एक तो उनके पास टाइम नहीं है, और पहले अगर उन्होंने एक बार रिकमेंडेशन दे दिया तो मतलब वो ऑलरेडी एग्री है आपके ऊपर कि हाँ अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो आई थिंक एथिकली भी ये भी अच्छा नहीं है कि आप प्रोफेसर से हमेशा ये कहें कि भाई मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे दो, इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो। कभी वो देते नहीं है, कभी गुस्सा कर जाते हैं, और कभी वो जान छुड़ाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप रिकमेंडेशन लेटर जो अगर पहली बार भी ले रहे हो तो पहले खुद लिखें, टेम्पलेट खुद लिखें, ताकि और फिर उनको दे दें कि सुपरवाइजर को या प्रोफेसर को दे दें कि ये टेम्पलेट मैंने दिया है, ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। इसमें से जो भी चेंजेस आप करना चाहें वो आप कर दें, और फिर इसको साइन कर दीजिएगा। बाद में आप इसके साथ जो ट्राई कर सकते हैं that's good beyond the ethical boundaries. Okay, let's go to another questions. Any thoughts on the previous one? नुज़हत, आपकी कोई थॉट्स हो तो जिसका जो भी किसी सवाल के जवाब देना चाहे तो आप लोग फील फ्री, बस जस्ट कर सकते हैं थॉट्स। सर इस पे मैं ये कहूँगी, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था इस पे ऐसे ही है कि आपको एक दफ़ा रिकमेंडेशन लेटर अगर मिल गया है ना, तो मैंने थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मुझे टेम्पलेट फिल करना था, जो MIS का टेम्पलेट था, तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लिया, रिकमेंडेशन लिया था, और एक और सर से, तो मैंने उनको शेयर किया था। तो ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही फिल कर लो, आपको हमने दिया हुआ है, और उन्होंने स्कैन कॉपी ही दी थी। तो आई डिड द सेम, उसको मैंने फिल किया, और ना ही उन्होंने दोबारा चेक किया। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं एटलीस्ट। तो आई थिंक जो आपके पास टेम्पलेट ऑलरेडी होता है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, और जो उनका सिग्नेचर वगैरह होता है, आप उसको सिंपल कॉपी पेस्ट करें और कर सकते हैं, नो इशू। Okay, बहुत शुक्रिया। Okay, that's the another questions. We have 5 minutes left. So this is Samreen Manzoor. क्या हम अपनी सबमिट फाइल को दोबारा से एडिट कर सकते हैं? अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, जस्ट एप्लीकेशन सबमिट की है। So I think सुलेमान ने इसका जवाब ऑलरेडी पहले दे चुके हैं कि नो, राइट? ओके जी, मेरे ख्याल से इसको दोबारा हम एडिट नहीं कर सकते, और एक बार ये कंप्लीटेड एप्लीकेशन आ जाए तो उसके बाद जो है ना, यू कांट प्ले विद इट। जी, ये फाइल जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया या जो पासपोर्ट हो गया, ये अगर एक बार अपलोड हो जाए और सेंड एप्लीकेशन या कहीं पे क्लिक हो जाए, तो आया इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता? I think I'm not sure because one of my friend is saying that we can edit that. So if there is an edit option, you can just do it. But I don't exactly remember कि हम edit कर सकते हैं या नहीं. But it's better that way. I'm suggesting कि अगर आप ने कोई चीज़ 2-3 बार read out किया है तो then no need to edit. But if there's something still missing and you still think that यार मैं इसको edit करूँ, so if there is an edit option, you just have to do it for yourself. Okay, thank you. Okay, that's the next question from Rashid Ahmed Faraz. Could you please share the interview outline? Interview outlines ये है कि we are arranging multiple sessions. माजिद भी कर रहा है, ज़ैन भी कर रहा है, आसिम भी कर रहा है, now Mr. T is also very much involved in this, नुज़हत भी कर रही है। जब इंशाल्लाह अल्लाह करे, दुआ हमारी यही है कि as much as जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अल्लाह करे वो कॉल हो जाए इंटरव्यू के लिए, then we will arrange even with Mr. T or anyone else from previous students जितने भी हैं और जो अवार्डीज है MIS के, वो हम इंटरव्यू के लिए जो है वो एक सेशंस अलग अरेंज करेंगे। दैट फॉर दैट वी स्टिल हैव लाइक 2 months। अभी ये एवोल्यूशन उसकी होगी, फिर आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए आ जाए। If you still think that you need the interview outlines, so the interview outlines are your research proposal, your introduction, your topic introduction, your research objectives, your research significance, your research methodology, and your literature review before that methodology, and then expected outcomes, and then your research relevance to the Malaysian society and the Malaysian economy, and then conclusion and references. Okay, thank you so much. Okay, so let's go to comments with second to move away. Okay. That's the questions from Aruj Salim. I have acceptance letter from professor, but I have not discussed research proposal with that professor. Is it okay? It is okay, but if you still think that कि मेरा और research proposal जो है वो supervisor के साथ relevance हो, तो जिस supervisor से आपने acceptance लिया है उस supervisor के
यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके उनके रिसर्च जो इंटरेस्ट है और उनकी रिसर्च जो भी अगर उनके पास करंट ग्रांट्स है या उनके पास जो भी करंट रिसर्च हो रहा है उससे रिलेटेड आप एक प्रपोजल बनाएं. इफ़ यू हैव टाइम टुडे टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू जस्ट सेंड योर सुपरवाइजर कि आई नीड योर अप्रूवल टू डू इट फॉर माई टू अपलोड इट फॉर MIS. If she or he replies you in like one day or within a day, so you just go with that. If not, you can use the research proposal which you will make in relevance with your research supervisor, so that one you can use. थैंक यू सो मच. अभी लास्ट 3 सवाल है और उसमें ये बड़ा सवाल है पीएचडी के हवाले से, तो नुसरत इसको अगर आंसर कर सके. सो इन्होंने लिखा है कि आई हैव फाइनलाइज्ड माय रिसर्च प्रपोजल फॉर पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. वर्ड काउंट इज ऑलमोस्ट 2800. इज इट ओके? सेकंडली, आई रिलेट माय प्रपोजल टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी व्हिच इज अ हॉट इशू इन टुडे वर्ल्ड. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? माय रिसर्च प्रपोजल टॉपिक इज ABC ब्ला ब्ला ब्ला. नुसरत, आप इस पीएचडी के हवाले से तो अगर आप इसको आंसर कर सके, ये वर्ड्स लिमिट जो है ये इतनी काफ़ी है या? सर आई थिंक वर्ड लिमिट ये तो डिपेंड करता है ना कि जो प्रपोजल इन्होंने लिखा है, वर्ड लिमिट पे भी नहीं हम डिपेंड कर सकते टोटली कि इन्होंने जो रिसर्च प्रपोजल लिखा है कि उसमें इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ईच एंड एवरीथिंग. और उसके अलावा अगर इनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है अगर वो उनके सुपरवाइजर से मैच कर रहा है तो आई थिंक दिस इज ओके. Thank you. Okay, so that's the questions. Let's read it. I have a question that if someone is applying second time for MIS because last year interview went so well for master, but group panel suggested to go for PhD directly, even though have just 16-year education and have no publication except one thesis only, then this time should apply for master again or PhD? Open to all. There is a certain criteria for getting into a direct PhD from your bachelor. मेरे लैब में भी एक स्टूडेंट है, मलेशियन है, शी इज़ डूइंग अ डायरेक्ट PhD फ्रॉम आफ्टर BS, और ये कल्चर US में भी है और कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इवन इन दी सिंगापुर. मलेशिया इज़ आल्सो कंसिडरिंग दिस वन, बट देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर दैट. अगर आपकी GPA जो है वो 3.7 से अबव है और आपके किसी सुपरवाइज़र को आप एग्री करा सकते हैं, so then I highly recommend myself that you just go for a direct PhD right after your bachelor. There is no need of any publication. You have thesis only, that is enough. But if you have a research knowledge and if you are capable of doing a PhD right after your BS, just go for it. Okay. Last question and then we will wind up. ये सवाल है Techno Girls. Kindly guide what to mention in supervisor name. Is there any need to nominate supervisor name in the MIS application? Please guide. I'm unable to apply due to this and research proposal. तो इस पर हमने बात की कई बार कि अगर आपको सुपरवाइज़र का थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत करें कि अगर आपको सुपरवाइज़र का नेम नहीं पता या आपके पास क्लू नहीं है कि मैं नाम कहाँ से लाऊं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करें. यूनिवर्सिटी मलाया की वेबसाइट पे जाए, यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया की वेबसाइट पे जाए, जितने भी UTM है, UKM है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी, देयर आर hundreds of universities, tens of universities are there, and public universities are there in Malaysia. आप किसी भी रिसर्च यूनिवर्सिटी में जाए, उनके फैकल्टी देखे, अगर आपने उनको ईमेल किया कि आई एम लुकिंग फॉर अ सुपरविजन और मुझे एक सुपरवाइज़र चाहिए और मेरा यही टॉपिक है, आई एम अप्लाइंग फॉर द मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, many supervisor will agree to that and they will just give you a green signal that right away just go for it. अगर आपको फिर भी कोई सुपरवाइजर नहीं मिल रहा तो you can mention anyone, और अगर फिर भी अगर आप कह रही है I don't have the any clue of mentioning anyone, so just leave that place blank. जहाँ पे रेड स्टार नहीं है और जहाँ पे कोई जगह मैंडेटरी नहीं है, you just skip out that and just fill out the rest of the application. Okay, thank you so much. I think already 10 मिनट इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं. लास्ट में मैं आप लोगों की अगर कोई ऐसी बात है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो आज की सेशन में हमने स्किप कर दी है और आप समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है, या अपनी कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स है वो आप देना चाहें, तो सुलेमान से शुरू करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं.
I wish you a very good luck to any one of you. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है, and I keep on guiding many students. अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, अगर आपको लगता है कि हम 2-3 दिन में अपनी एप्लीकेशन पे और मेहनत कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नुज़हत को, माजिद को, मिस्टर टी को, मुझे या MIS के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं. वी विल हेल्प यू आउट. और दूसरी जो बात है कि आप अपनी एप्लीकेशन पे एक पूरा दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, आपके पास जितना भी 30 से पहले का ये 2-3 दिन वाला टाइम है. The way you fill out your application, be very careful with that, be very professional with that, and be very meticulously do everything कि अगर आपने हर चीज़ को यहाँ पे fill out कर लिया, so you can avail this opportunity. और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात आजकल चल रहे हैं, so I think any student will go out and try for a better education, and I think everyone deserves that. So I wish you a very good luck. And thanks to you, Mr. T, for arranging such an amazing informative session. Or that is all from my side. बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. मिस नुज़हत, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आखिरी नसीहत अगर आप करना चाहिए, या कोई ऐसी बात जो रह गई है सेशन में हमने नहीं की है और जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है शेयर करना? बात तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ क्लियर हुई है. जो बच्चों के क्वेश्चन थे, जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, और सर सुलेमान ने बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक चीज़ बताई है. तो लेकिन ये चीज़ मैं कहूँगी स्टूडेंट्स को कि अब टाइम कम है, तो जो भी ये लिख रहे हैं या रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं या लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहे हैं, ये मैंने पहले भी इन सबसे कहा था कि अगर आप लोग चैट जीपीटी से हेल्प ले भी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी चैट जीपीटी को यूज़ किया था, बट द थिंग इज़ कि उसको यूज़ आप सही तरीके से करें, क्योंकि टाइम अब कम है हमारे पास, ठीक है. लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको आप रीड भी करें. और चैट जीपीटी को यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से लेके कॉपी पेस्ट कर लें. आप उसको रीड करें, उसको पैराफ्रेज भी करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि जो चीज़ें आपने ली हैं क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं. ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपने लिखी है या आपने लेटर ऑफ इंटेंट भी लिखा है तो आपको खुद भी नहीं पता कि इसका माइनिंग क्या है, ये वर्ड क्या है. तो इन चीज़ों पे लाजमी फोकस करें कि आपको खुद भी समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है. मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है स्टूडेंट्स के पास. और दूसरी बात ये कहूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डीमोटिवेट होने की ज़रूरत है. जब आप काम करने के लिए स्टार्ट ले चुके हैं, आई जस्ट टोल्ड बिफोर कि मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, और जब किया था तो बस ये डट के किया था कि मैंने ये स्कॉलरशिप लेनी है. मैंने ये नहीं सोचा था कि लगती है या नहीं लगती है. बट एट द लास्ट मोमेंट आई वाज थिंकिंग, बिकॉज आफ्टर इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन पे मैं फंसी थी जिसकी वजह से बस मुझे लगा कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली. लेकिन उस पर भी हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें. और दूसरा ये कि दुआएं भी साथ साथ मांगे, दवा के साथ दुआ, ठीक है. और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करें. मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो लॉस होगा. शॉर्टकट ना करें. और बस यही मैं कहूँगी कि मेहनत करें तो दिल से करें और दुआएं भी मांगते रहें. इंशाल्लाह सब अच्छा होगा. थैंक यू. बहुत शुक्रिया नुज़हत आपको ये टाइम के लिए. माजिद, आप कुछ कहना चाहें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स? आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू, क्योंकि आप जितना सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली अपने पेज के ज़रिए आपने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है, स्पेसिफिकली केपी साइट पर और पूरे पाकिस्तान में. तो आई अप्रिशिएट रियली योर वर्क एंड कीप डूइंग इट. इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग टू जॉइन यू सून. एंड in the end, for MIS aspirants, I would just say the best of luck with your application. माजिद, आपने ये क्यों कहा कि आई एम थिंकिंग टू जॉइन यू सून? चाय पीने जा रही है? Yes, I'm going to join him, bro. या ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को एक ओवर 30 मिनट्स देता, अब ये बियॉन्ड चला गया. मैं अभी क्वेश्चंस मैंने इसलिए थोड़े कम उठाए, मैंने लगा आप ये रात हो जाती है, क्योंकि सेशन तो इनिशियली पे हमने 11 पे रखा था. तो फिर जब मुझे पता चला, सुलेमान भाई ने भी बताया कि ये तो 1 बजे तक चला जाएगा, तो इसलिए अभी सही टाइम पे हमने किया. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया. आप सब की टाइम के लिए और इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया. मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मैंने आज आप लोगों से सीखी. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. थैंक यू सो मच. You're welcome. Okay. Thank you, Yes, everyone. thank you so And much. inshallah, Thank- we'll see you in the next keep in webinar. touch. Yeah, for the interview, I will again invite all of you to share your insight for the interviews, those who are Inshallah. shortlisted. Okay. Inshallah. Thank you so much Okay. for joining. Allah Assalamu Hafiz. alaikum wa Allah- rahmatullahi wa barakatuh.